रिस्टोरेशन ओल्ड कार। जनकपुरी नाम के गांव में नीरज नाम का आदमी अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उसका एक कबाड़ी का काम रहता है। एक बार गौरी उसे कहती है, अरे ये क्या जी, ये कबाड़ का काम कर कर के तुम थकते नहीं हो? घर के आंगन में चारों तरफ ये भंगार पड़ा हुआ होता है। अरे अपना तो गुजर बसर ही इस काम पर चलता है, अगर ये नहीं होता तो कैसे होता। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे अपने घर के सामने एक शानदार कार चाहिए। क्या कहा? भंगार के साथ में शानदार कार? तुम कितना भी हंस लो जी, लेकिन कार तो आपको लेनी ही पड़ेगी। नीरज सोचता है कि इस बार वो अपनी बीवी को कार दिला कर रहेगा, लेकिन नई कार खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं होते। जितने पैसे होते हैं उतने में सिर्फ पुरानी कार ही आ सकती थी। इस वजह से वो एक पुरानी कार बेचने वाले रामू के पास जाता है और कहता है, अरे रामू भाई, मुझे एक पुरानी कार खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसे कम है। अरे कोई बात नहीं, कल आ जाओ, तुम्हें एक अच्छी कार दिखाता हूँ मैं। नीरज कुछ पैसे एडवांस देकर वहां से चला जाता है। रामू सोचता है, अरे ये क्या दिन देख रहा हूँ मैं, एक कबाड़ी वाला भी कार खरीद रहा है। ठीक है, आने दो उसे, देता हूँ एक कबाड़ कार। यह सोचकर रामू एक भंगार और पुरानी कार को तैयार करता है। दूसरे दिन नीरज कार लेने आता है और कार लेकर घर जाता है। कार देखकर गौरी कहती है, कबाड़ वाले का दिमाग कबाड़ ही होगा। नई कार बोली थी और ले आए कबाड़ कार। वाह रे मेरी किस्मत। अरे बहुत अच्छी है ये कार, चल तुझे घुमा कर लाता हूँ। ऐसा कहकर दोनों घूमने निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही जोरों की बारिश शुरू होती है। उस बारिश में कार बीच रास्ते में बंद पड़ती है। कार का पेंट भी निकल जाता है। ये देख गौरी कहती है, ये कहाँ से लाई जी कार? भंगार भी इसे देखकर शर्मा जाएगी, ऐसी कार है ये। अरे उस रामू से खरीदी ये कार, कमीने ने मुझे ही बेवकूफ बनाया। बढ़िया कार बोल बोल के भंगार थमा दिया। जैसे तैसे करके गौरी और नीरज घर आ जाते हैं। कार वहीं पड़ी रहती है। गौरी नीरज पर बहुत नाराज होती है। नीरज रामू के पास जाकर कहता है, अरे कमीने रामू, तूने ये भंगार क्यों थमा दिया मेरे हाथ में? अरे तो तेरे बजट के हिसाब से ही तो तुझे कार दिया। तेरा बजट कबाड़ था तो कार भी कबाड़ी दूंगा ना। अच्छा बेटा, तू देखना अब कैसे उस कार को कबाड़ से शानदार बनाता हूँ। नीरज अपनी कबाड़ कार को लेकर एक रिस्टोरेशन वाले के पास जाता है। फिर रिस्टोरेशन वाला उस कार को नए से पेंट करता है, उसके टायर बदलता है और उसे पूरी तरह से नई बना देता है। फिर वो नई कार लेकर नीरज गौरी के पास जाता है। अरे गौरी, ये देखो नई कार। अरे वाह जी, ये होती है कार, बहुत ही अच्छा। नीरज के कार के बारे में जब लोग पूछते हैं तो वो सीधे सीधे बता देता है कि उसे किस तरह एक पुरानी कबाड़ कार देकर रामू ने धोखा दिया था और कैसे उसने उस कार को रिस्टोर किया। इस वजह से लोग रामू से कार खरीदना बंद कर देते हैं और रामू को इस बात का बहुत नुकसान होता है। एक दिन रामू नीरज के पास आता है और कहता है, नीरज भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बड़ा गलत किया। ठीक है रामू, कोई बात नहीं, लेकिन फिर कभी ऐसे किसी को धोखा मत देना। बिल्कुल नीरज भाई, ये लीजिए आपके पैसे। ये कहकर रामू उस दिन से धोखा देना बंद करता है और फिर से उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। इधर गौरी और नीरज रिस्टोरेशन की हुई कार को चलाकर बहुत ही खुश रहते हैं। स्केटिंग शूज। मधुपुर नाम के एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी और उसका प्यारा सा बेटा भी था। चंदू बहुत गरीब था। वो एक लकड़ी की दुकान में काम करता था और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। चंदू हर रोज अपने बेटे को स्कूल के पास छोड़कर काम पर जाता था। इस तरह उसका जीवन चलता था। एक दिन उसके बेटे के स्कूल में एक धनवान आदमी आता है और प्रधानाचार्य से इस तरह कहता है, सर जी, मैं आपके ही स्कूल से पढ़कर निकला हूँ और आज एक सफल आदमी बन गया हूँ और आज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। प्रधानाचार्य उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं। धनवान आदमी उसके आगे कहता है, सर जी, मैं स्कूल में एक कार्यक्रम करना चाहता हूँ। उस कार्यक्रम का नाम स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। पहले 3 विजेताओं को 3 पुरस्कार देना चाहता हूँ। पहले विजेता को कार, दूसरे विजेता को ऑटो और तीसरे विजेता को साइकिल दूंगा। इस तरह धनवान प्रधानाचार्य से कहकर चला जाता है।
अगले दिन प्रधानाचार्य अपने स्कूल के बच्चों को सारी बात बताते हैं। बच्चों, अपने स्कूल में कल एक प्रतियोगिता होने वाली है। इस कारण सब लोग कल एक स्केटिंग शूज अपने साथ लेकर आना। चंदू का बेटा घर जाने के बाद अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है। उस प्रतियोगिता में मैं भाग लेने वाला हूँ। उसके लिए मुझे एक स्केटिंग शूज चाहिए पिताजी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बाद में देख कर लाता हूँ। नहीं पिताजी, उस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको पहले पुरस्कार में कार मिलेगी और दूसरे में ऑटो और तीसरे में साइकिल पिताजी। ठीक है बेटा, तुम जाके सो जाओ, मैं इस बात पर सोचता हूँ। अगले दिन चंदू अपने दुकान के मालिक से बात करके लकड़ी के टुकड़ों की मदद से एक स्केटिंग शूज तैयार करता है और उसे अपने बेटे को तैयार करके दे देता है। उस प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और चंदू भी अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए वहां जाता है। चंदू का बेटा उस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर जीतता है। चंदू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। वो धनवान व्यक्ति उस चंदू को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, तुमने लकड़ी के बने हुए स्केटिंग शूज से इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। तुम्हारा मैं अभिनंदन करता हूँ और तुम्हारी इस मेहनत के लिए मैं तुम्हें तुम्हारा ऑटो इनाम में देता हूँ। ये बात सुनकर चंदू खुश हो जाता है और हर दिन दुकान पर काम करने के बाद खाली समय में ऑटो चलाकर अपनी आमदनी को बढ़ाता है और इस तरह से उसका परिवार खुशहाल रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब नीयत अच्छी होती है तो बरकत जरूर होती है। डायमंड हिल। दुर्गापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम दुर्गेश और छोटे भाई का नाम मल्लेश था। दुर्गेश दिल का बहुत अच्छा था। वो किसी की भी दिल से मदद करता था। लेकिन मल्लेश दिल का बहुत लालची था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की जमीन जायदाद पर रहती थी। एक दिन मल्लेश बड़े भाई दुर्गेश से कहता है, अरे क्या भाई, पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आज मुझे पता चला कि मैं एक अनाथ हूँ। नहीं नहीं मल्लेश, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा हूँ, इस नाते संभालने के लिए सारी जायदाद पिताजी ने मेरे नाम की है, लेकिन इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। अगर ऐसा है भाई, तो मेरे नाम पर थोड़ी तो जायदाद करते, मुझे थोड़ा तो रुपया पैसा देते। अरे मल्लेश, थोड़ी जायदाद क्यों, तुम चाहो तो ये सारी जायदाद रख सकते हो। ऐसा कहकर दुर्गेश अपनी सारी जायदाद छोटे भाई मल्लेश के नाम पर कर देता है और मल्लेश दुर्गेश के परिवार को घर छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे जमीन पर जाकर झोपड़ी में रहने के लिए कहता है। उस जमीन में एक पहाड़ होता है और आजू बाजू बहुत थोड़ी ही जमीन बची रहती है जिसमें वो खेती कर सकते हैं। फिर भी दुर्गेश अपने परिवार के साथ उस जमीन पर जाकर रहने लगता है। लेकिन एक दिन दुर्गेश की मृत्यु हो जाती है। दुर्गेश का बेटा शहर से पढ़ लिख कर आता है और वहीं पर रहने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन मल्लेश को पता चलता है कि जिस जमीन पर दुर्गेश का परिवार रहता है, उस जमीन के पहाड़ में ढेर सारे हीरे गड़े हुए हैं। वो एक हीरो का पहाड़ है। इस बात की खबर दुर्गेश के परिवार को बिल्कुल भी नहीं रहती। दुर्गेश का बेटा भी अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन मल्लेश इधर प्लान करता है कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे वो जमीन भी उसकी हो जाए। इतनी आसानी से तो वो जमीन मैं ले नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं ये अपनी सारी जायदाद उनको वापस कर देता हूँ और बदले में उनकी जमीन मांगता हूँ। ये सोचकर मल्लेश उनके घर जाता है और कहता है, बड़े भाई के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ है बेटा। मैं उनके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर दुर्गेश का बेटा कहता है, कोई बात नहीं चाचा जी, आप अभी आए, हमारे लिए यही बहुत है। मैं सारी जायदाद तुम्हें वापस करना चाहता हूँ बेटा। बस इसके बदले में मुझे तुम ये अपनी जमीन दे दो। मुझे इस पहाड़ के पास रहकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दो। ये बात सुनकर दुर्गेश का बेटा और उसकी पत्नी थोड़ा सोच में पड़ते हैं। लेकिन पिताजी के जैसे ही वो भी बड़े दिल वाला होता है। वो बिना सोचे समझे जमीन के कागजात लेकर उस पर दस्तखत करने जाता है।
लेकिन तभी दीवार पर टंगी दुर्गेश की तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर बेटा रुक जाता है और कहता है, नहीं नहीं चाचा जी, पिताजी की तस्वीर नीचे गिर गई, कुछ तो अपशगुन है, मैं अभी दस्तखत नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो अपने चाचा मल्लेश को वापस भेज देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन सबको पता चलता है कि उस जमीन में जो पहाड़ है उनमें ढेर सारे हीरे हैं। वो एक हीरो का पहाड़ है। ये जानकर वो पहाड़ को खोदकर उसमें से हीरे निकालता है और कुछ ही दिनों में वो सब करोड़पति बन जाते हैं और गांव वालों की सेवा करने लगते हैं।